औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस पढ़ा था। अब हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को पढ़ेंगे। अरिथमेटिक सीक्वेंस जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ऐसा सीक्वेंस जिसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है, वो माइनस जो किया जाता है वो हमारे पास एक जैसा होता है। ये कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान जब डिफरेंस हो हमारे पास, वो अगर एक जैसा हो तो फिर ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोलते होते हैं? अरिथमेटिक सीक्वेंस बोलते होते हैं। अब जो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में क्या होगा? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान रेशियो एक जैसा होता है। अरिथमेटिक में तो कंसेक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस कांस्टेंट होता है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में कंसेक्यूटिव टर्म्स में रेशियो कांस्टेंट होता है। रेशियो का मतलब डिवाइड, जब दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड किया जाए, कोई भी हम दो कंसेक्यूटिव टर्म्स लें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में और उनको डिवाइड करें, तो वो नतीजा जो है वो जो रेशियो जो है वो एक जैसा आना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पहले दो कंसेक्यूटिव टर्म्स लें तो उनको डिवाइड करें, नतीजा मुख्तलिफ आए, और तीसरे और चौथे कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लें, उनको डिवाइड करें तो नतीजा मुख्तलिफ आए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में जब भी आप कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स लें आप लोग और उनको डिवाइड करें, तो नतीजा आपके पास क्या आना चाहिए? एक जैसा आना चाहिए। मतलब रेशियो जो है वो आपके पास क्या आना चाहिए? कांस्टेंट आना चाहिए। मतलब अगर ये A1 A2 A3 AN है, ये हमारे पास सीक्वेंस है, तो अगर हम A2 मतलब A1 पर डिवाइड हो, A3 A2 पर डिवाइड हो, A4 A3 पर डिवाइड हो, या कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म्स हमारे पास दूसरे कंसेक्यूटिव टर्म पर डिवाइड हो, तो उससे हमारे पास जो रेशियो है, ये R की वैल्यू जो है वो हमारे पास एक जैसी आनी चाहिए। ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में शर्त है। तो अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक में क्या फर्क हो गया? अरिथमेटिक में दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान डिफरेंस जो होता है, माइनस जो करते हैं, वो हमारे पास कांस्टेंट होता है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हमारे पास दो कंसेक्यूटिव टर्म्स में जो रेशियो है, जो डिवाइड किया जाता है, वो हमारे पास कांस्टेंट होता है। ठीक है। अब हमारे पास ये जो नोट लिखा हुआ है कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज रिकर्सिवली डिफाइंड बाय इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। पहली बात तो ये ध्यान में रख ले, रिकर्सिवली का क्या मतलब होता है। देखें, जिस तरह हम लोग मुख्तलिफ अगर फर्ज करें, आप जब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में टर्म्स मालूम करेंगे, पहला या दूसरा तीसरा चौथा, उसके लिए क्या जरूरत? फर्ज करें अगर आप दूसरा टर्म मालूम करना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी ये है कि आपके पास पहले टर्म की वैल्यू मौजूद हो। अगर आप तीसरा टर्म मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि दूसरे टर्म की वैल्यू मौजूद हो। चौथा टर्म मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए तीसरे टर्म की वैल्यू मौजूद होनी चाहिए। मतलब हर टर्म को मालूम करने के लिए पिछले टर्म की वैल्यू आपके पास क्या होनी चाहिए? लाजमी तौर पर मौजूद होनी चाहिए। रिकर्सिवली का ये मतलब है, मतलब आप अगला जो स्टेप करते हो वो एक्चुअली पिछले स्टेप को इस्तेमाल करके आप अगला स्टेप उठाते हो। अगर आपने आगे बढ़ना है, अगला स्टेप उठाना है, तो आपने पिछले स्टेप को इस्तेमाल करना होगा। ये हमारे पास रिकर्सिवली का मतलब है कि अगला जो स्टेप है एक्चुअली वो किस पर डिपेंड करता है? वो पिछले स्टेप पर डिपेंड करता है। पिछले वैल्यू की मदद से आप अगली वैल्यू मालूम कर सको, ये हमारे पास क्या होता है? रिकर्सिवली होता है। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जनरल फॉर्म, एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की या जीपी की ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी आप इसे बोल सकते हो। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो दूसरी फॉर्म है, मतलब जनरल फॉर्म है हमारे पास, वो क्या है? A1 स्क्वायर अप टू सोन A1 Rn माइनस 1। आप देखो, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म ले लो, A1 R और A1 को ले लो, डिवाइड करो, इसके रिजल्ट R आएगा। इन दोनों को आप लोग ले लो, इससे भी रिजल्ट आता है। इन दोनों को ले लो, इससे भी हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है? R ही आता है। मतलब ये, इसमें कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स आप लोग लोगे तो रेशियो हमारे पास क्या आएगा? एक जैसा आएगा। अब ये जो हमने यहाँ पर nth टर्म लिखा हुआ है ना, मतलब जिस तरह अरिथमेटिक सीक्वेंस में भी हमारे पास nth टर्म था, मतलब अगर आपको 10वां टर्म मालूम करना है तो nth टर्म का जो फॉर्मूला है वो आप इस्तेमाल करके 10वां टर्म मालूम कर लेते थे। 15वां टर्म मालूम करना है तो nth टर्म के फॉर्मूले से आप 15वां टर्म मालूम कर लेते थे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। अब यहाँ पर किस तरह से होगा? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में अगर आप nth टर्म मालूम करना चाहते हो, तो देखें, अगर आप A1 पहले टर्म को देख लें, पहले टर्म को, तो A1 है, इसमें R पावर 0, R की पावर क्या है? 0 है, मतलब R की पावर क्या है? 1 माइनस 1 है। ठीक है ना? अगर आप A1 R मतलब दूसरा टर्म को देखो तो ये हमारे पास क्या है? A1 R है। ये एक्चुअली A1 R है, इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। A1 R है हमारे पास दूसरा टर्म। तो देखें, R को हम किस तरह लिख सकते हैं? 2 माइनस 1, मतलब A1 R पावर 2 माइनस 1। तीसरा टर्म है A3, तो ये भी एक्चुअली A1 है, तो A1 R स्क्वायर मतलब A1 R पावर 3 माइनस 1।
चौथा टर्म तो a1 r पावर 4, ये इसको करेक्शन करते जाइएगा। a1 r पावर 4 मतलब a1 और r पावर 4 माइनस 1, सॉरी चौथा टर्म क्या है, a1 r पावर 3, चौथा टर्म a1 r पावर 3 विच इज इक्वल टू a1 r पावर 4 माइनस 1। ठीक हो गया ना? मतलब देखें यहाँ पर देख लें, ऐसे करें, इन टर्म्स को आप लोग मत देखें, आप लोग इन टर्म्स को देख लें। मतलब पहला टर्म a1 है तो उसको हम a1 r पावर 0 लिख सकते हैं। दूसरा टर्म ये a1 r है, उसको हम a1 r पावर 2 माइनस 1 लिख सकते हैं। तीसरा टर्म हमारे पास a3 जो है वो a1 r स्क्वायर है तो a1 r पावर 3 माइनस 1 लिख सकते हैं। a4 है तो a1 r पावर 3 मतलब a1 r पावर 4 माइनस 1 हम लिख सकते हैं। मतलब हर टर्म को अगर देखें, मतलब चौथा टर्म है तो r की पावर क्या है, एक कम है, मतलब r की पावर 3 है। तीसरा टर्म है तो r की पावर एक कम, मतलब r की पावर 2 है। पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, सॉरी दूसरा टर्म है तो r की पावर एक कम है। मतलब जो भी टर्म होगा, पांचवा टर्म होगा तो r की पावर 4 होगी, एक कम होगी। 10वां टर्म होगा r की पावर एक कम होगी, मतलब 9 होगी। तो इसलिए अगर हमारे पास nth टर्म है तो a1 के साथ जो r की पावर होगी, r की पावर हमारे पास n से एक कम होगी। आप देख सकते हैं इस फॉर्म में, मतलब ये जो शक्ल जनरल एक शक्ल बन रही है उसमें पहले टर्म में r की पावर क्या है, मतलब एक तरह से मतलब सेकंड टर्म में हमारे पास r की पावर क्या है, 2 से एक कम है। पहले टर्म में r की पावर 1 से एक कम है, तीसरे टर्म में r की पावर 3 से एक कम है। तो जनरल फिर जो शक्ल बन रही है, अगर nth टर्म है तो फिर r की पावर n से एक कम, मतलब n-1। ये हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास ये हमारे पास जनरल मतलब nth टर्म है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में nth टर्म का फॉर्मूला है ये हमारे पास। अगर आपने कोई भी टर्म 15वां टर्म मालूम करना है, 10वां टर्म मालूम करना है, 20वां मालूम करना है, आप लोग इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके ये वो वैल्यूज अपनी करस्पॉन्डिंग जो टर्म है मालूम कर सकते हो, इस फॉर्मूले, इन nth टर्म के फॉर्मूले को इस्तेमाल करके। इस पर हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि पहले 5 टर्म, बस इस 10 के टर्म को काट लें, पहले 5 टर्म आप लोग इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के मालूम कर लें, जिसमें पहला टर्म 3 है, हमारे पास a1 3 है और कॉमन रेशियो r वो क्या है, -1/2 है। तो देखिए जिस तरह मैंने आपको रिकर्सिवली का मतलब यही है कि अगर हमने दूसरा टर्म मालूम करना है तो जरूरी है कि पहला टर्म आपके पास मौजूद हो। तो इसका असल में वैसे मतलब तो ये होना चाहिए, मतलब कहना तो ये चाहिए कि पहला टर्म तो आपके पास गिवन है, तो अगले 4 टर्म हमारे आप लोग मालूम कर लें। ज्यादा बेहतर क्वेश्चन ये होगा कि आपके पास पहला टर्म तो गिवन है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का, आप उसके अगले 4 टर्म मालूम कर लें। खैर बहरहाल क्वेश्चन का मतलब हम फिर भी हमारे पास क्लियर है, ऑब्वियस है क्वेश्चन हमारे पास। तो पहला टर्म हमारे पास a1 3 के बराबर है और ये r-1/2 के बराबर है। तो अब हमने ये दूसरा टर्म मालूम करना है, तो इस तरह करें, इस nth टर्म में n की वैल्यू 2 पुट कर लें। जब n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यह आएगा a1 r पावर 1 मतलब a3 into -1 पावर 1/2 पावर 1, मतलब यार इवन आप इस तरीके से भी चाहो, इन तरीकों से भी आप इसमें खाली वैल्यू पुट करते जाओ, लेकिन खैर आसान है। मतलब सेकंड टर्म मालूम करना है तो a1 r पावर 1 मतलब a1 r पावर 1 हो जाएगा ना, जब आप n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो a1 3 पुट कर लो और -1 पावर 2 पावर 1 विच इज इक्वल टू -3/2। तीसरा टर्म मालूम करना है तो n 3 पुट कर लो, a1 r स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास फिर 3 into -1/2 स्क्वायर विच इज 3 into 1/4 विच इज इक्वल टू 3/4। चौथा टर्म तो a1 r क्यूब 3 into -1/2 होल क्यूब 1/2 -1/2 होल क्यूब इज इक्वल टू -1/8। 3 से मल्टीप्लाई कर लो, -3/8 आ जाएगा। पांचवा टर्म इसी तरह हमारे पास क्या आएगा, 3/16 आएगा। तो देखें आप सेकंड टर्म हमने मालूम किया तो वो पहले टर्म की मदद से हमने मालूम किया। इसी तरह अगर आप तीसरा टर्म मालूम करो तो उसके लिए आपको एक तरह से पहले टर्म की भी वैल्यू इस्तेमाल होगी। जो अगर आप वैसे मालूम करना चाहो, दूसरी तरीके से मालूम करना चाहो ना, एक और तरीका है, तो उसमें आपको ये करना होगा कि आप ये अगर थर्ड टर्म मालूम करना चाहते हो तो उसके लिए आपको फिर a2 की वैल्यू इस्तेमाल करनी होती है, लेकिन ये तरीका ज्यादा आसान है। लेकिन वहां मेरा मकसद आपको रिकर्सिवली का मतलब समझाना था। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि साबित करें कि ये जो सीक्वेंस है हमारे पास, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है और इसका कॉमन रेशियो भी मालूम कर लें। मतलब ये सीक्वेंस की एक जनरल फॉर्म हमारे पास गिवन है, इसको हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस साबित करना है। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कैसे साबित करते हैं, वो तो अभी आप देखेंगे। मतलब कैसे पता चलेगा कि एक जनरल सीक्वेंस हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो पहले तो आप देख लें इस सीक्वेंस की जो जनरल फॉर्म है वो, मतलब इस सीक्वेंस में nth टर्म क्या है, 2 पावर -1 n है।
तो अब देखें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में क्या होता है, दो कंसेक्टिव टर्म्स का रेशियो होता है ना हमारे पास। तो इसमें अगर इसमें अगला ये अगर n टर्म 2 पावर माइनस n है ना, तो उससे अगला टर्म क्या होगा, n+1 होगा। तो बस इस n की वैल्यू में मतलब आप n+1 पुट कर दो। मतलब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हम क्या करते होते हैं, दो कंसेक्टिव टर्म के दरमियान रेशियो मालूम करते हैं ना। तो nth टर्म आपको गिवन है, उससे अगला जो कंसेक्टिव टर्म होगा वो n+1 होगा। तो n की जगह n+1 पुट कर लें, ठीक है। फिर इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लें। उनको डिवाइड करने के बाद जब आप देखेंगे कि ये 2 पावर माइनस n और 2 पावर माइनस n कैंसिल हो जाएंगे, रह जाएगा खाली 2 पावर माइनस 1, क्योंकि माइनस जब n+1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -n-1 आएगा। तो 2 पावर माइनस n इंटू 2 पावर माइनस 1 डिवाइड बाई 2 पावर माइनस n, ये दोनों कैंसिल हो गए, रह क्या गया 2 पावर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1/2। अगर आप पावर को डिनोमिनेटर में ले जाओ तो वो पावर क्या हो जाए, मतलब उस एलिमेंट को डिनोमिनेटर में ले जाओ तो उसकी पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है हमारे पास। तो इसमें आप देखें ये जो r की वैल्यू 1/2 आ रही है। अब हम इस r की वैल्यू मतलब इस रेशियो, कॉमन रेशियो की वैल्यू की मदद से हम अंदाजा लगाएंगे कि आया ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं। तो देखें ये बात याद रखें, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए दो शर्त है हमारे पास। पहली शर्त तो यह है कि कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए और 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि फिर मतलब एक तरह से कोई भी टर्म ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 0 टर्म नहीं होना चाहिए ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में। उसकी वजह आप जानते हैं कि उसकी वजह सिंपल सी है। वजह ये है कि अगर फर्ज करें किसी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में अगर एक या किसी भी अगर एक सीक्वेंस में टर्म 0 है, तो आप जब कंसेक्टिव टर्म को 0 पर डिवाइड करोगे, मतलब फर्ज करें हमारे पास अगर एक, मैं ये वर्ड में कर लेता हूं, चलें, जिस तरह आप फर्ज करें ये एक सीक्वेंस हमारे पास। अब आप इस सीक्वेंस को ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं कह सकते क्योंकि इसमें हमारे पास 0 इन्वॉल्व है। तो क्यों आप इसको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं कह सकते, क्योंकि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में तो हम दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान रेशियो मालूम करते हैं ना। तो अब ये दो कंसेक्टिव टर्म ले लें 0 और 2, तो 2 को जब आप 0 पर डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, अनडिफाइंड आंसर आएगा ना हमारे पास। तो इसलिए हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में 0 टर्म नहीं होना चाहिए हमारे पास, ठीक है ना। ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की एक बड़ी इंपॉर्टेंट शर्त है कि इसमें 0 टर्म नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट विल बी अ ह्यूज प्रॉब्लम। तो अब आप देख लें आर की वैल्यू हमारे पास मतलब दो शराइत हैं। एक तो रेशियो मतलब 1 के बराबर भी इसलिए नहीं होना चाहिए कि कॉमन रेशियो 1 के बराबर कब हो सकता है, कॉमन रेशियो 1 के बराबर तब हो सकता है अगर तमाम एलिमेंट्स एक जैसे हों, मतलब फर्क करें 1 कर लें या 2 कर लें, सारे एलिमेंट्स एक जैसे हों तब कॉमन रेशियो 1 के बराबर होता है हमारे पास। तो ये भी एक तरह से ये तो फिर सीक्वेंस सही मानों में बनता ही नहीं है। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए जो मेन शराइत हैं, एक शर्त तो ये है कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में जो रेशियो है वो 1 के बराबर ना हो। 1 के बराबर इसलिए ना हो कि फिर ये मतलब तो ये होगा कि एक तरह से सारे टर्म उसमें एक जैसे हैं, और 0 के बराबर इसलिए ना हो कि इसका मतलब ये होगा कि सारे टर्म या तो हमारे पास उसमें अगला कोई टर्म 0 आ रहा है या कोई मुख्तलिफ प्रॉब्लम इसमें हमारे पास हो सकते हैं। तो दो शर्तें, पहला शर्त तो ये कि कॉमन रेशियो 1 के बराबर भी ना हो और 0 के बराबर भी ना हो, और दूसरी शर्त ये कि उसमें 0 टर्म नहीं होना चाहिए। तो देखें पहली शर्त तो ऑटोमेटिक पूरी हो रही है, वो क्या है कि कॉमन रेशियो 1/2 के बराबर है, 0 के बराबर भी नहीं आ रहा और 1 के बराबर भी नहीं आ रहा। दूसरी बात ये कि देखें इसमें जब भी आप ये जो मतलब आप ये तो जनरल सीक्वेंस आपको गिवन है, जब भी आप कंसेक्टिव टर्म्स का रेशियो मालूम करेंगे तो इससे आपके पास नॉन जीरो नंबर आएगा, मतलब इसमें नॉन जीरो नंबर आ रहा है। मतलब देखें ये तो एक्चुअली इसका बात का मतलब ये जो कॉमन रेशियो 1/2 के बराबर आया है। अब देखें ये n और n+1 ये तो कोई भी जनरल एक कंसेक्टिव टर्म्स है ना, ये तो कोई पर्टिकुलर कंसेक्टिव टर्म्स नहीं है ना, ये तो हमारे पास जनरल एक कंसेक्टिव टर्म्स हैं। तो मतलब आर्बिट्ररी या जनरल कंसेक्टिव टर्म्स हैं ये हमारे पास। मतलब जनरल कंसेक्टिव टर्म्स या आर्बिट्ररी कंसेक्टिव टर्म्स का ये मतलब है कि वो पहले या दूसरे टर्म्स हो सकते हैं या दूसरे या तीसरे टर्म हो सकते हैं, तीसरे या चौथे, पांचवें या छठे, कुछ भी कोई भी हमारे पास कंसेक्टिव टर्म्स हो सकते हैं। जनरल कंसेक्टिव टर्म का मतलब ये है। तो देखें ये तो हमारे पास n+1 और n ये तो हमारे पास जनरल कंसेक्टिव टर्म्स है ना। तो मतलब ये हुआ कि इस सीक्वेंस में आप कोई भी दो कंसेक्टिव टर्म्स लोगे, उसका जो कॉमन रेशियो है वो एक कांस्टेंट आएगा, मतलब नॉन जीरो नंबर आएगा हमारे पास। और दूसरी बात ये कि वो n पर भी डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब जनरली n पर भी नहीं डिपेंड कर रहा, इसलिए कि n तो यहाँ पर कैंसिल हो गया, n तो कैंसिल हो गया। तो मतलब ये एक तरह से
एक तरफ से मतलब जो कॉमन रेशियो आ रहा है वो पॉजिटिव नंबर मतलब नॉन जीरो नंबर आ रहा है। तो कॉमन रेशियो जब नॉन जीरो नंबर आ रहा है तो मतलब क्या हुआ कि इसमें हमारे पास कोई भी टर्म है वो एक तो जीरो भी नहीं है और कॉमन रेशियो तो ऑलरेडी जीरो नहीं है, क्योंकि देखिए मतलब अगर फर्ज करें कॉमन रेशियो अगर हमारे पास जीरो आए तो वो एक तब भी आ सकता है अगर दूसरा एलिमेंट जीरो हो ना, तो उसको आप पहले पर डिवाइड करो तो वो तो कॉमन रेशियो तो फिर जीरो आ जाएगा। लेकिन अगले मतलब उसको जब थर्ड एलिमेंट के साथ जब आप डिवाइड करोगे तो जीरो को मतलब अगर दूसरा टर्म जीरो है, मैं आपको वर्ड में चले ये समझाता हूँ। अगर फर्ज करें ये एक सीक्वेंस है, इसमें दूसरा टर्म जीरो है, तो जीरो को तो आप 1 पर डिवाइड कर लोगे तो कॉमन रेशियो जीरो आ जाएगा, लेकिन 4 को जब आप जीरो पर डिवाइड करोगे तो मसला बन जाएगा। इसलिए ये जो हमने कोई भी दो मतलब इस सीक्वेंस में आप कोई भी दो कंसेक्टिव टर्म्स लोगे, उनके दरमियान रेशियो जो है वो एक 1/2 ही आएगा, जो कि एक नॉन जीरो नंबर है, 1 के बराबर भी नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये n पर भी डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब एक तरफ से n पर अगर ये डिपेंड करता तो शायद इसमें हमारे पास प्रॉब्लम हो सकती थी। इसलिए ये जो हमने लिखा है ना कि इंडिपेंडेंट ऑफ n इसमें हमने इसलिए लिखा है कि अगर फर्ज करें ये n पर डिपेंड करता, मतलब यहाँ पर 2 की पावर या 1 की पावर या कोई एलिमेंट होता जिसकी पावर n होती, ठीक है ना, या इसमें अगर n बजाते खुद इन्वॉल्व होता है, n पर डिपेंड करने का यही मतलब है कि इसमें n किसी तरह से इन्वॉल्व होता, शामिल होता, तो फिर हमारे लिए कॉमन रेशियो मालूम करना इतना आसान ना होता, मुश्किलात होती, दिक्कत हो सकती थी हम उसमें कॉमन रेशियो मालूम करने में। तो मतलब ये हुआ कि इसमें आप कोई भी दो कंसेक्टिव टर्म्स लोगे, उनके दरमियान कॉमन ये जो रेशियो जो है वो पॉजिटिव नंबर मतलब नॉन जीरो नंबर हमारे पास आ रहा है, n पर भी डिपेंड नहीं कर रहा। और ये जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की मेन शराइत हैं वो भी पूरी कर रहा है एक तरह से, क्योंकि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में कॉमन रेशियो तभी जीरो हो सकता है अगर इसमें कोई जीरो टर्म मौजूद ना हो, तो दोनों शराइत इसमें पूरी हो रही हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। तो मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। ठीक हो गया। और इससे अगला क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है जिसका थर्ड टर्म 27 और फिफ्थ टर्म 243 है। हमने उस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो मालूम करना है। तो इसके फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो के लिए हम इन दोनों वैल्यूज का इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों वैल्यूज हमें गिवन है और किस फॉर्मूले से, nth टर्म के फॉर्मूले से। nth टर्म का फॉर्मूला ये हमारे पास, पहले आप n = 3 पुट कर दो, a3 पर आएगा बराबर आएगा a1r² के, और a3 की वैल्यू क्या है 27, वो यहाँ पर पुट कर दो। फिर n5 पुट कर लो, a5 बराबर है a1r⁴ और a5 की वैल्यू 243 पुट कर लो। फिर आप इस तरह करो कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 पर डिवाइड कर लो तो 27 3s आर हमारे पास होता है 9, सॉरी 27 9s आर हमारे पास 243 होता है। 27 को 9 पर ज़रब करो तो 243 हमारे पास आता है, और a1 कैंसिल हो जाएगा और r की पावर मतलब r² 9 के बराबर आएगा। स्क्वायर रूट ले लो तो r की वैल्यू हमारे पास +-3 आ जाएगी, मतलब कॉमन रेशियो इसमें हमारे पास +3 या +3 है या -3 है। याद रखें कॉमन रेशियो हमारे पास नेगेटिव हो सकता है, जिस तरह पिछली क्वेश्चन में नेगेटिव था, तो इसलिए कॉमन रेशियो की वैल्यू +-3 आ गई हमारे पास। अब हमने a1 वैल्यू मालूम करनी है, तो a1 वैल्यू मालूम करने के लिए इस इक्वेशन में या इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप लोग r की वैल्यू पुट कर लो। तो ऐसा करो, इक्वेशन 1 में आप लोग r की वैल्यू पुट कर लो। जब पुट करोगे तो मतलब a3 = a1r², a3 27 के बराबर है, r जो है वो +-3 के बराबर, तो फिर +3 लो या -3 लो, स्क्वायर हुआ वैसे भी +9 ही आएगा। तो 27 = a1 9, 9 को डिवाइड कर लो दोनों साइड पर, तो a1 की वैल्यू 3 आ जाएगी। मतलब फर्स्ट टर्म इसमें हमारे पास 3 है और कॉमन रेशियो इसमें हमारे पास +-3 है। ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर हफ्ते को हम हार्मोनिक सीक्वेंस पर बात करेंगे।